नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1। जैसा कि मैं पिछले कुछ वीडियो में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहा हूं और हमने पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में यह बताया था कि इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है और यह काफ़ी लेंथी भी है। इस वजह से मैं इस वीडियो को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनाए गए वीडियो को दो भाग में बांटूंगा। आज पहला पार्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 में मैं मेनली इंट्रोडक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन रखूँगा और आगे के जो डिस्कशन है उसे पार्ट 2 में मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आकर आपको डिफरेंट वीडियोस के हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप पार्टिकुलर टाइप के वीडियो जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनिमल जेनेटिक्स, नीट मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, इस तरीके के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना लिए हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो को देख सकते हैं। तो आप जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो लगभग 20-25 वीडियो वैसे आपको एक डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो जो इससे पहले हमने बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिस्क्रीट वेरिएबल्स से रिलेटेड थे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थे वह डिस्क्रीट वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इन दो बाइनोमियल और पॉइसन में देखा। बाइनोमियल में वैसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया जिनके मेनली दो टाइप होते थे, यस और नो टाइप के जो फिनोमिना होते थे उनके अंदर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे डिस्क्रीट वेरिएबल को हमने डिस्कस किया जो कि काफ़ी रेयर टाइप के होते थे, जैसे भूकंप आने के चांसेस, अर्थक्वेक के चांसेस, या फिर जब तूफान आता है तो उसमें कितनी बार बिजली कड़क सकती है। तो इस तरीके के जो रेयर इवेंट्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से को अध्ययन करना हो तो फिर वैसे कंडीशंस में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस हमने किया था। आज के वीडियो में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वह यह हो जाता है कि यहाँ पर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो होते हैं जिनके वेरिएशंस कंटिन्यूअस होते हैं, स्मूथ वेरिएशन होते हैं, तो उस तरीके के जो वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो हमने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल के बारे में बताया था। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, उनके क्या और विशेषताएं होती हैं, उनको यदि आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन जानना है इन चीज़ों के बारे में तो आप क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के ऊपर बनाया गया जो मेरा वीडियो पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन को देख सकते हैं। हम अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अध्ययन करने के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे डी मोवरे, दूसरे साइंटिस्ट गॉस एंड लैपलेस। ये 3 साइंटिस्ट जो है इन्होंने अलग अलग इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया। इस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे इसे एरर लॉ भी बोला जाता है, नॉर्मल लॉ भी बोला जाता है, गॉसियन लॉ भी बोला जाता है
और लैप्लासियन लॉ से भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को जाना जाता है। अब आगे के कुछ स्लाइड में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल कर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जो टिपिकल नॉर्मल कर्व होता है वह यूनिमॉडल होता है। यूनिमॉडल कहने से तात्पर्य है कि उसके एक पीक आएंगे, एक कर्व में एक पीक जनरली देखने को मिलता है, तो वह यूनिमॉडल होगा। जैसा कि इस स्लाइड पर एक डायग्राम भी बनाया गया है और इसमें आप एक नॉर्मल कर्व देखेंगे जिसमें कि एक पीक है। तो यूनिमॉडल कहने से तात्पर्य है कि आपको एक पीक मिलेगा और यह जो कर्व होगा वह बेल शेप्ड होगा, घंटी के आकार का होगा और सिमेट्रिकल कर्व होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। लेफ़्ट और राइट साइड के जो हाफ होंगे, लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, एक जैसे होंगे एक दूसरे के। और इस शेप को जब आप देखेंगे तो यह बिल्कुल आपको बेल के आकार की, घंटी के आकार के दिखेंगे। जो दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसके जो टेल होते हैं, इस कर्व, इस तरीके के जो कर्व होते हैं उनके जो टेल होते हैं वह एसिम्प्टोटिक होते हैं। एसिम्प्टोटिक कहने का मतलब है कि ये जो टेल होते हैं वह एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, लेकिन वो छूते नहीं हैं, एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं, जबकि वह एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास से होते हुए उसके नज़दीक आ जाते हैं। तो यह एसिम्प्टोटिक होते हैं उनके कर्व के टेल्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंडीशन में मीन, मीडियन और मॉड, यह तीनों, यह मेजर ऑफ एग्जाम्पल्स है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के, और मीन, मीडियन और मॉड यह तीनों कॉन्साइड करते हैं, एक ही होते हैं, एक पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या फिलअप के लिए और डिफरेंट तरीके से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ ये इस प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो चौथा प्रॉपर्टी है वह यह है कि द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ 1। तो जो टोटल एरिया है इस कर्व के अंदर वह टोटल प्रोबेबिलिटी को कवर करता है, जो कि 1 के बराबर होता है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है वो जनरली 1 ही होता है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वह है देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑक्यूपाइड। यह भी आपको स्लाइड पर बनाया गया इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी और एरिया ऑक्यूपाइड इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। जिस भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उस ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा कर्व में वह ज़्यादा होगा। जैसे आप देखेंगे कि जो मेजर फ्रीक्वेंसी मेनली जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वह बीच में, जो कर्व के बीच में है, वह मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसी एरिया में आपको आएगा और इस वजह से जो बीच का हिस्सा होता है वह काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है रेयर वैल्यूज अपीयर ऑन दी बोथ टेल ऑफ द कर्व। अब यह प्रॉपर्टी है, यह भी जो पांचवा प्रॉपर्टी है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और एरिया के बीच में रिलेशनशिप है और जो रेयर वैल्यूज़ हैं, रेयर वैल्यू कहने से तात्पर्य है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बहुत कम होगा, रेयर होंगे वो। तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वो टेल के तरफ चले जाएंगे, क्योंकि टेल की जो एरिया होता है वो कम होता है। तो इस वजह से इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वह टेल पर मिलते हैं और टेल बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास आ जाते हैं और उस रीजन में एरिया ज़्यादा नहीं होता है। जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय 2 पॉपुलेशन पैरामीटर विच आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यदि डिफाइन करना हो तो 2 पैरामीटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मीन, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। डिवाइडिंग द नॉर्मल कर्व इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन is the entire area of the curve can be included within plus minus 3 standard deviation to either side of the mu। यदि म्यू जो है मीन वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, उसके मीन जो है आपको मीन म्यू होता है और वह आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल बीच में आता है और वहाँ से दोनों तरफ ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट यदि जाते हैं तो आपका जो टोटल ऑब्जर्वेशंस होता है वह लगभग ऑक्यूपाइड हो जाता है, उसी एरिया में आ जाता है। कुछ जो वैल्यूज़ होते हैं जो काफ़ी रेयर वैल्यू होते हैं वो ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर जा सकते हैं, वह काफ़ी रेयर होते हैं। उस तरीके की एक आध वैल्यू ही रेयरली बाहर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होते हैं 99.99% मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके मीन से ±3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर उस एरिया में कवर्ड हो जाते हैं। जो 9th प्रॉपर्टी है वह भी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द एरिया ऑफ द कर्व इज दैट वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन इंक्लूड्स अबाउट 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, दैट इज म्यू ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 68%। तो यदि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट और राइट जाते हैं तो 68% जो ऑब्जर्वेशंस आपके डाटा के अंदर है वह उस एरिया में कवर्ड हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देखेंगे, इस स्लाइड पर बनाए गए डायग्राम को देखेंगे तो बीच का जो बिल्कुल लाइन है जो कि पीक से नीचे की तरफ आ रहा है वह मीन है, और उसके बाद जो एक लाइन उससे थोड़े छोटे लाइन तो हाइट उससे थोड़ा कम है वह एक स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो इसके बीच का जो एरिया है वह दोनों तरफ से लेंगे तो यह मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया है और यह 68% एरिया को कवर कर रहा है। इसी प्रकार से मीन से जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो एरिया है वह 95% पॉपुलेशन को, 95% ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करता है। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर मीन जैसा हमने पहले देखा था, मीन से जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला वाला जो लाइन है वह तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद का जो लाइन है जो दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वहाँ तक का एरिया को हम दोनों तरफ यदि ले तो यह 95% जो आपका पॉपुलेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है उसे कवर कर लेगा। इसी प्रकार से यदि हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएं तो दोनों तरफ मीन से दोनों तरफ जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद का जो एक वर्टिकल लाइन है दोनों तरफ, यदि उसके बीच का पूरा एरिया को हम कवर करें तो हमारा जो 99.7% तक हमारे ऑब्जर्वेशंस जो है वह पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन वह कवर हो जाते हैं। तो यह जो फाइंडिंग है, यह जो कंसेप्ट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार लगातार कई बार आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इस कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब यह जो 10वां प्रॉपर्टी है वह यह है कि द वैल्यूज आर क्लस्टर्ड एट ए मिड पॉइंट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं वह मेनली मिड पॉइंट के पास क्लस्टर्ड होते हैं, इस वजह से उसके पास एरिया ज़्यादा होता है। एंड थिनिंग आउट सिमेट्रिकली टुवर्ड बोथ एक्सट्रीम्स, और जैसे जैसे हम बोथ एक्सट्रीम के तरफ जाते हैं, टेल के तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ऑब्जर्वेशंस कम होते जाते हैं। तो यह एक जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि मिड में आपका एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे आप लेफ़्ट और राइट में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिमेट्रिकली आपके ऑब्जर्वेशंस घटते जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर आपके एरिया कम होते जाते हैं। जो 11th प्रॉपर्टी है वह है द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हैज़ ए स्पेसिफिक रोल टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व। अब शेप कर्व का कैसा होगा, वह फ्लैटेंड होगा या पीक ज़्यादा होगा, यह स्टैंडर्ड डेविएशन इस चीज़ को निर्धारित करता है। किस तरीके से निर्धारित करता है यह देखेंगे। द लार्जर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेक कर्व लोअर एट द मीन। तो यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, लार्जर वैल्यू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा का, तो आपका जो कर्व जो होगा वह कर्व की हाइट जो होगा वह कम होगा, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन इज मोर वेरिएबल।
यदि आपका जो पीक है उसकी हाइट कम है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पॉपुलेशन है वह काफ़ी वेरिएबल है। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा क्लियरिटी के लिए। द लार्जर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेक कर्व लोअर एट द मीन, द कर्व इज मोर स्प्रेड विच इंडिकेट्स द पॉपुलेशन इज मोर वेरिएबल। जो लार्जर वैल्यू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वह कर्व के हाइट को कम करता है। जो बीच में जो कर्व की हाइट होती है, मीन वैल्यू होता है, उसका हाइट कम हो जाएगा कर्व का, और कर्व इसकी वजह से स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पॉपुलेशन आपका काफ़ी वेरिएबल है। पॉपुलेशन मीड वैल्यू के पास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स है, डिफरेंट वैल्यूज़, काफ़ी अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ हैं। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थे जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आखिर यूज क्यों किया जाता है, आखिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूटिलाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसके कारण क्या है। उसका महत्वपूर्ण कारण है कि जो यदि हम बात करें लाइव स्टॉक की, तो जो भी इकोनॉमिक ट्रेट होते हैं, इकोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं लाइव स्टॉक्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, वह मेनली क्वांटिटेटिव होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। और हमने पहले दूसरे स्लाइड में ही यह डिस्कस किया कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो इस वजह से उस तरीके के ट्रेड को स्टडी करने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो यह एक पहला कारण है, इस वजह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं वह यह है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जनरली हम कोई भी टेक्निक लगाते हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी वेरिएबल को, ऑब्जर्वेशंस को हम जब स्टडी करते हैं तो हम कोई ना कोई टेक्निक लगाते हैं। तो हम जनरली दो तरीके की टेक्निक लगाते हैं, ब्रॉडली हम बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो छोटे सैंपल वाले जो टेस्ट होते हैं उनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। और जो लार्जर सैंपल होता है उसको जनरली हम पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है पैरामेट्रिक टेस्ट का, जो जनरली मैक्सिमम हम जो टेस्ट लगाते हैं, जो मैक्सिमम एनालिसिस करते हैं, वह पैरामेट्रिक टाइप का होता है। और जो हम एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एजम्पशन हम मान कर चलते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, कि जो हमारा वेरिएबल है डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से हमें पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल है उसको स्टडी करना ज़रूरी है कि वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि नहीं है। यह जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे, वह इंटरप्रिटेशन तो तभी रिलायबल होगा, तभी सक्सेसफुली हम उस चीज़ को मान पाएंगे जब उसके सारे एजम्पशंस उस टेस्ट के फॉलो किए जाए। और यह एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस है कि जो भी टेस्ट लगाते हैं, पैरामेट्रिक टाइप का टेस्ट लगाते हैं, उसमें एक जनरली एजम्पशंस यह आता ही है कि जो ये वैल्यूज़ है यह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से हमें एक बार देखना आवश्यक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना ज़रूरी है कि वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, तभी हम वह टेस्ट लगा पाएंगे, वह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे और उस इंटरप्रिटेशन को रिलायबिलिटी दे पाएंगे। और मान लो कि यदि वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, हमने पाया कि एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, तो उस टेस्ट को लगाने से पहले हम उन वैल्यूज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम नॉर्मलिटी के लिए, उन वैल्यूज़ को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कई बार स्केल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लें कि हम कोई ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास पॉपुलेशंस में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है और उन ऑब्जर्वेशन को एक पार्टिकुलर स्केल में लेकर हमने किया, मीटर में मान लो हाइट है और हमने हाइट को मीटर में हमने कैलकुलेट किया, और हो सकता है मीटर में कैलकुलेट करना सही ना हो, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी है, वेरिएबल है, वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर स्केल में लेकर आएंगे। हो सकता है कि इंच उसका प्रॉपर स्केल हो,
तो हम उसको इंच में या सेंटीमीटर में उसे उसकी वैल्यू को लिखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, तो इसे हम कहते हैं स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके के कई और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आगे के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि नॉर्मल वैल्यूज़ हमारे नॉर्मल हो जाए। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कोई भी एनालिसिस करने से पहले, जिसमें यह एजम्पशंस माना जाता हो कि जो वैल्यूज़ है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको देखना ज़रूरी है कि वाकई वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो उन वैल्यूज़ के ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्हें नॉर्मली किया जाए। और यदि फिर भी वह ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नॉर्मल नहीं होता है तो हम फिर ऐसे टेस्ट को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो वहाँ पर काम कर सके उस तरीके के एनालिसिस। तो इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से हम जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे गुजारिश होगा कि आप मेरे वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लिखें कि यह वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और यदि कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आप मुझे कमेंट करें। और यदि यह दोनों कारण नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ गया और आपकी कोई चॉइस भी नहीं है, फिर भी आप कमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार मैं अपनी तरफ से कमेंट करता हूं। कुछ चीज़ें यदि मेरे से छूट गया, कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से वीडियो के दौरान, तो मैं उस चीज़ को सही करता हूं और मैं कमेंट सेक्शन में जाकर उस चीज़ को मेंशन कर देता हूं कि यह एडिशनल पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, या यहाँ इस वाले पॉइंट पर, इस वाले स्लाइड पर मेरे से कुछ गलती हो गई तो उसको मैं सुधार करने की कोशिश करता हूं। तो इस वजह से आप मेरे कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।